एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी से ही और चैप्टर नंबर 3 से। तो इससे रिलेटेड 2 टॉपिक और हैं वो हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहाँ मैंने दोनों जैसे कि पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें लिया गया है जैसे कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में विद्वानों के क्या विचार रहे हैं, किस तरह का मानते हैं। तो प्लीट जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रकूट है उत्तरी भारत के राठौर वंश में से है, जबकि सी वैद्य ने उन्हें मराठा वंश के माना है। ठीक है। और डॉक्टर भंडारकर जो है वो राष्ट्रकूट को क्या मानते हैं, किसी राज्य के गवर्नर बताते हैं, और जिनके कारण ही इन्हें राष्ट्रकूट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रकूट वंश को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। जैसे कि इसमें 3 शाखाएं मैंने मेंशन की हुई है, मानयूर, अलीचपुर और मान्यखेत। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना गया है। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की है और कब की है, 742 ईस्वी में। तो दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज की उपाधि कब धारण की, तो उसने 752 से 53 ईस्वी में चालुक्य शासक है कीर्तिवर्मन, उसको हराया और सारा जो महाराष्ट्र है पूरे के पूरे महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद ही उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दंती दुर्ग की मृत्यु कब हुई और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का सिंहासन किसने संभाला। तो 756 ईस्वी में दंती दुर्ग की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है शासन को संभालने वाले होते हैं कृष्ण प्रथम, तो वो सिंहासन पर बैठते हैं। कृष्ण प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो इसने किस मंदिर का, एलोरा में शिव स्मृति में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। शिव की याद में कौन सा मंदिर, कैलाश मंदिर। ठीक है, किसने बनवाया है ये बनवाया है कृष्ण प्रथम ने। 773 ईस्वी में कृष्ण प्रथम की मृत्यु के बाद किसने शासन संभाला। जब ये मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद जो है इनके पुत्र गोविंद द्वितीय उन्होंने शासन संभाला, लेकिन वह अयोग्य था, इसलिए क्या किया गया, अयोग्य होने के कारण इसका जो छोटा भाई है ध्रुव, उसने इसको सिंहासन से उतार दिया और ध्रुव ने खुद सिंहासन को संभाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्रुव ने किन प्रदेशों को हराकर अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाया। तो उसने गंग, पल्लव, वेंगई और मालव प्रदेश को हराया और वहां तक अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रकूट वंश के अन्य महान शासक कौन कौन से हैं। तो इनके अलावा और जैसे कि गोविंद तृतीय होते हैं, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता किसे माना गया है, तो उसने जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रतिहार शासक महिपाल को हराया और कन्नौज पर हमला अधिकार किया और उसने 915 से 27 ईस्वी तक शासन किया है। तो मुख्य सफलता कौन सी है, प्रतिहार शासक महिपाल को हराना। 2 क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं कि उसने कब से कब तक शासन किया, तो 915 से 927 ईस्वी तक। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक किसे माना गया है, तो ये शासक माना गया है क्रक द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने राष्ट्रकूट वंश का अंत किया। तो 973 ईस्वी में चालुक्य शासक है तैल द्वितीय। ठीक है, उसने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया। राष्ट्रकूट वंश की सफलता को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो इतिहास में जो ये सफलता थी इनकी, इसे जाना जाता है किस नाम से, स्वर्ण युग के नाम से, क्योंकि उन्होंने दक्षिण में चोल, चालुक्य और पल्लव शासकों को कड़ी पराजय मतलब बुरी तरह से हराया है, इसलिए इनकी जीत को स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है। उन्होंने साम्राज्य को यानी कि राष्ट्रकूट शासकों ने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा है शासन चलाने के लिए, जैसे कि अपने साम्राज्य को राष्ट्रों, विषयों और भुक्तों में बांटा है। ठीक है।
शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई क्या थी उस टाइम पे उनके? तो ये थी गांव। और गांव का मुखिया जो है, जैसे कि प्रधान कहते हैं हम, तो वो ग्राम महतर कहलाता था। और उसको सहयोग करने के लिए एक अधिकारी होता था, राजस्व अधिकारी, उसका नाम रखा गया था ग्राम कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रकूट शासकों ने किन उपाधियों को धारण किया है? तो उन्होंने जैसे कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज और स्वर्ग वर्ग जैसी उपाधियों को धारण किया है। राष्ट्र का प्रधान कौन होता था और मुख्य कार्य क्या था? राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति था और उसका कार्य क्या होता था? पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता था। विषय को राष्ट्रकूट वंश में किस लिए जाना जाता था? विषय के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था जिले के लिए। ठीक है, जिले के लिए यूज होता था। विषय किसके लिए होता था? एक डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज होता था। और इसका प्रमुख जैसे कि कहलाता था विषयपति। एक विषय में, नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक विषय में कितने गांव होते थे? एक जिले में कितने गांव होते थे? तो ये होते थे लगभग 1000 से 4000 तक के गांव हो सकते थे। भुक्ति का प्रधान कौन होता था? भोगपति था। कौन होता था? भोगपति। भुक्ति का प्रधान भोगपति। और इसमें कितने गांव? 50 से 70 गांव हो सकते थे। राष्ट्रकूट शासकों की आय के मुख्य साधन क्या थे? क्या क्या आय के? जैसे कि भूमिकर, जिसे उस टाइम पे भोग या उद्रंग कहा जाता था। और वो कौन सा हिस्सा होता था? उपज का चौथा भाग होता था। अमोघ वर्ष ने किस ग्रंथ की रचना की? तो उसने कवि राजमार्ग की रचना की है, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न किन्हें कहा गया था? तो ये थे पंपा, पन्ना और रन्ना। राष्ट्रकूट काल के मुख्य विद्वान और उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि जिनसेन है, उसने लिखा है आदि पुराण, हरिवंश पुराण, और महावीर आचार्य गणित सार संग्रह लिखा है उन्होंने। संतायन ने अमोघ वर्ष कृति, और विक्रम भट्ट ने नलचंपू। तो इस क्वेश्चन में राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जितने क्वेश्चन थे क्लास 7 की एनसीईआरटी में, वो लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। So if you like my video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching the video.